लास्ट क्लास तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सारा जो चैप्टर की थ्योरी थी और जो भी कंसेप्ट हमें पढ़ने थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। इस बार जो क्वेश्चन लेक्चर है उसमें मैं क्वेश्चन ना लिख के सीधा आंसर लिखूंगा और जो क्वेश्चन है वो तुम्हें स्क्रीन पे सामने दिख जाएगा रिटर्न में, जिसकी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा। ठीक, तो अब हमारी अप्रोच कैसे रहेगी? अप्रोच हमारी ऐसे रहेगी, क्वेश्चन लेक्चर में सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चों को डाउट आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने जितना देखा है या बच्चों से डिस्कस करा है तो वही क्वेश्चंस मैंने चूज़ करे हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों देखेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो डिस्कस करेंगे। देन हम लास्ट में जो कुछ नए टॉपिक्स या नई चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 या एक्सरसाइजेज में देखते हैं एक्सरसाइजेज का। ठीक है, अब जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उस क्वेश्चन को पहले रीड करो पॉज करके, देन हम करते हैं। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि कौन सा रूल तुम्हें बताएगा डायरेक्शन। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और क्या है, अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक, तो रूल की जब बात आई तो तुम्हें पता है कि हमने इस चैप्टर में 3 रूल पढ़े है ना। रूल कौन कौन से पढ़े? 3 रूल। पहला रूल क्या था? मैक्सवेल राइट हैंड रूल है ना। मैक्सवेल राइट हैंड रूल में क्या था कि अगर मेरे थंब वो करंट की डायरेक्शन शो करता है तो मेरी जो रैप फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरा थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन करता है रैप्ड फिंगर। ठीक, तो ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल हमने समझ लिया। दूसरा रूल था क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये रूल क्या था कि लेफ्ट हैंड, हम बात करें लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड के केस में जब फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल था तो वो इसलिए होता था कि अगर मोशन कोई हो हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर फोर्स फील कर रहा है, अगर उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आए तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है और परपेंडिकुलर होना ज़रूरी था। ये बात हमने समझी थी जो हमने लेक्चर में यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनाए थे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि तीनों जो हमारी फिंगर्स है आपस में परपेंडिकुलर है। हमारी 4 फिंगर फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और जो थर्ड रूल पढ़ा था वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, अब इस रूल में क्या था कि तीनों जो हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर है। डिफरेंस क्या था कि जो मेरा थंब है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करती है। इंड्यूस माने करंट जो हमने खुद जनरेट करा। ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में जब पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो ये क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारे तुरंत आ जाना चाहिए था कि इसमें रूल पूछा है, स्टेट द रूल, मतलब सिंपल रूल का नाम। तो अब क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और तुमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो तुम बताओ इन तीनों रूल में से तुम कौन सा लगाओगे? तो सीधी सी बात है तुम पहला रूल लगाओगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताता है। अगर वो कंडक्टर, क्योंकि देखो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन आ रहा है। अगर करंट फ्लो करता है थंब की डायरेक्शन में तो मेरी फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। अगर थंब नीचे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वही सब हम देखने वाले हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट था, पहले के लिए क्या आ गया आंसर? मैक्सवेल राइट हैंड रूल। ठीक, मैंने यार रूल लिख दिया ताकि तुम जो कंसेप्ट है, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको समरी करके बता रहा हूँ ताकि तुम उसको कोरिलेट कर सको। ठीक, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि फोर्स पूछ रहा है। ठीक, तो तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए कि फोर्स के लिए हमारे पास थंब था फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है करंट, और जब उसमें वो मूव करता है या करंट उसमें फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होता था, और परपेंडिकुलर होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर में हो रहा था, है ना। तो यानी कि इसमें आ जाएगा सेकंड पॉइंट का आंसर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट की बात हो रही है। थर्ड है करंट इंड्यूस्ड। देखो इंड्यूस्ड वर्ड आ गया, इसमें तुरंत जो थर्ड पॉइंट है तुमने पढ़ा तो तुमने देखा करंट इंड्यूस्ड। ठीक, तो तुम्हें बस ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर कहीं पे इंडक्शन इंड्यूस्ड आ गया, इसका मीन्स करंट इंड्यूस हुआ है। अब करंट इंड्यूस होने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो जनरेटर में था, है ना, कि ये मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट को, ये फील्ड को और ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो करंट इंड्यूस हुआ है यानी कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आएगा आंसर में। ठीक, अब तुम अगर क्वेश्चन देख के कोरिलेट कर पा रहे हो कंसेप्ट को तो तुमने कंसेप्ट समझ लिया है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है और बुक भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, मैं स्क्रीन पे आ रहा होगा। और क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको भले ही तुमसे हो या ना हो, खुद ट्राई करो, खुद सोचो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, पूरा टाइम लो, उस क्वेश्चन को सोचो, और जब नहीं होता देन तुम्हें लैंग्वेज कंसेप्ट से रिलेटेड जो वीडियो है उसे देखो, अगर तब भी नहीं होता फिर उसका आंसर देखो और समझ लो। क्योंकि अगर भले ही तुम्हारे यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, और एग्जाम में तुम्हें हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट। ठीक, तो ये MCQ टाइप है, तुम्हें पता है जो तुम्हारी एग्जामिनेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग कुछ MCQs आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो सबसे ये जो क्वेश्चन है किसका है, MCQ टाइप। ठीक, इस क्वेश्चन में है कि एसेंशियल डिफरेंस बताना है AC जनरेटर और DC जनरेटर में, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए सारे कंसेप्ट जो तुमने पढ़े हैं। क्या क्या हम पॉइंट वाइज समझते हैं। AC जनरेटर जो है डायरेक्शन चेंज करता है, DC जनरेटर की डायरेक्शन सेम रहती है। DC जनरेटर में करंट जो प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सेम आता है। ये सब चीज़ें देखते हैं। अब क्योंकि ये MCQ है तो इसको करने का तरीका, क्वेश्चन पढ़ो और फिर ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन, AC जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल DC जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, पहली सी बात है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन, DC जनरेटर जनरेट्स हायर वोल्टेज। फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि AC जनरेटर है स्लिप रिंग्स। ये बात हमको पता है कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं। क्यों? क्योंकि स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से करंट को है जो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। लिखोगे तुम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो ये तुम्हें बात समझ में आती है कि स्लिप रिंग्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट में चेंज आता है, तो AC जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। ठीक, तो स्लिप रिंग्स तो ठीक है। देन उसके बाद DC क्या है, DC जनरेटर हैज कॉम्यूटेटर। अब कॉम्यूटेटर मतलब कॉम्यूटेटर यहाँ पे यूज क्या होगा, स्प्लिट रिंग्स, है ना, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने देती। ब्रश हमेशा उससे कनेक्टेड होता है जो या तो मूव अप कर रहा हो और मूव डाउन कर रहा हो। ठीक, तो वो DC जनरेटर वाली बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि DC जनरेटर में कॉम्यूटेटर होता है जो कि स्प्लिट रिंग्स होता है। सेम स्प्लिट रिंग्स कॉम्यूटेटर हमारी मोटर में यूज होता है। तो ये क्वेश्चंस MCQs में आ सकते हैं क्योंकि सिंपल कंसेप्ट है, जो हमें पता है उसी को यूज करके लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस।
तो अर्थ वायर के लिए जब हमने पढ़ा अर्थ वायर, ठीक, तो अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अर्थ वायर डिस्कस करा था। क्या क्या चीजें पता लगी, अर्थिंग होती है एक चीज, देन ग्रीन कलर का वायर होता है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और चीज समझते हैं कि अर्थिंग एक्चुअल में कैसे करते हैं। अगर मेरा कोई अप्लायंस है, क्या मान लो जैसे एसी है, ठीक, तो इसकी होगी मेटेलिक बॉडी या फिर कोई ऐसी बॉडी जो हो सकता है कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, है ना। अगर कहीं से भी मान लो वायर में ब्रेक हो गया और वो बॉडी से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या है, करंट इसमें पूरी बॉडी में फ्लो हो सकता है। अब कोई दूसरा पर्सन जाके किसी भी तरीके से उस बॉडी को टच करता है, ठीक, तो उस बॉडी को टच करने से क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक का डर है। तो हमने अर्थ वायर का बताया था कि क्या, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, ये बात समझी थी कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल इनका 220 वोल्ट होता है, और अगर मैं यहाँ पर अर्थ ये मान लूँ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस, ठीक, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो सारा जो करंट है अर्थ में फ्लो कर जाता है, इससे जो शॉक का खतरा है वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि एक मेटल प्लेट अर्थ के अंदर डाल देते हैं, ये क्या है, मेटल प्लेट, और इससे कंडक्टिंग वायर अप्लायंस की बॉडी पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो कहीं से करंट का लॉस होता है तो वो इस वायर के थ्रू मेटल से अर्थ में पूरा करंट फ्लो कर जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक जो उस पर्सन से लगने से बच जाता है, ठीक। तो ये कंडक्टिंग वायर होगा और मेटल प्लेट भी कंडक्टिंग, सारा जो है अर्थ के अंदर चला जाता है करंट, अगर कहीं लीक होता है तो, ठीक। तो यही सब हमें इसमें डिस्कस करना है। और अर्थ मेटेलिक अप्लायंस को क्यों हमें अर्थ करना चाहिए, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक। सिर्फ इतना आंसर। आगे देखते हैं, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग अ बार मैग्नेट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम सबसे पहले एक काम करो, जो कॉपी ले रखी है उसमें सोलेनॉइड का रे डायग्राम, मतलब सोलेनॉइड की जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी उसे ड्रॉ करो, है ना। तो इस क्वेश्चन को उस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है उससे समझते हैं। तो सोलेनॉइड में हमने क्या देखा था कि एक कॉइल है और उसमें हमने करंट पास करा है बैटरी से, स्विच हो गया, ठीक। तो इसमें जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, वो रिजेंबल करती थी जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट हो, है ना। ये चीज हमने समझी थी। ऐसा डायग्राम तुम एनसीईआरटी बुक्स में भी देख सकते हो, और कुछ फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के यहाँ पैरेलल होती है। ये जो रे डायग्राम है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम होता है, यहाँ रे निकलती रहती है, ठीक। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और एक और बात, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल है या मैग्नेट फोर्स ज़्यादा लगा सकती है, ठीक। तो हाउ डज अ सॉलिड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो इस तरीके से करता है, क्योंकि आ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि ये हमें एक बात पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास एक कॉइल का ये सिस्टम है जिसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक। ये कॉपर का इंसुलेटेड वायर है, कॉपर। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर क्या है, कॉपर इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड वायर, ठीक। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर यहाँ यूज करा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक। तो उससे जो है हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यही सेम चीज एक बार मैग्नेट के अंदर भी लाइंस ऐसी होती हैं, ऊपर तुम बर्गर शेप समझ सकते हो और बीच में जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जनरेट होगी, ठीक। तो नॉर्थ साउथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यानी कि अब देखो सोलेनॉइड में तुम ये बात तो आसानी से समझ जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है और हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। तो इस बात को समझने के लिए सिंपल का कंसेप्ट लगाओ। इसमें बोला
कि क्या बार मैग्नेट की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि सोलेनॉइड के पोल्स क्या होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में हिंट पहले ही दे दी। तो मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स लेके आऊँ, बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स सेम होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, चेंज हो सकते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। अब जब हम नॉर्थ पोल यहाँ पे लेके आते हैं, मुझे नहीं पता ये नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ये भी नॉर्थ या साउथ हो सकता है। ठीक, अब देखो हमें एक और बात क्या पता थी कि जो लाइक पोल्स होते हैं, कि अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ लेके आऊं तो ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन। क्यों? क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक, यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। कैसे? कि अगर मैं नॉर्थ और साउथ और यहाँ पे साउथ और नॉर्थ ले आऊं, ठीक, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक, तो यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि अगर मैं नॉर्थ पोल लेके जाता हूँ और अगर ये मान लो अट्रैक्ट हो गए, तो अट्रैक्ट होने की वजह से तो ये नॉर्थ पोल तो होगा नहीं, क्योंकि ये साउथ पोल होगा और ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो एक बार मैग्नेट की जगह यहाँ पर मैं सोलेनॉइड भी समझ सकता हूँ। तो अगर जब मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ लेके गया और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या अट्रैक्शन हुआ, यानी कि ये साउथ पोल होगा, अनलाइक पोल्स होंगे, तो ये मेरे पास आ गया साउथ पोल। ठीक, अब जब ये साउथ पोल है तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि तुम यहीं लेके जाओ, मान लो मैं यहाँ पे बार मैग्नेट लेके जाता, ठीक, और उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होता, और अब इनके बीच में क्या हो जाता, रिपल्शन। तो ये बात चीज कंफर्म हो जाती कि ये नॉर्थ पोल होगा, तभी इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। क्योंकि हमें अगर डिटरमाइन करना है तो इनका चीज सेम है, बस इसको पता लगाना था, तो क्वेश्चन तुमने पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्शन। रिपल्शन क्यों हुआ, क्योंकि अनलाइक पोल्स थे और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये बात नोट बना के लिख लो, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये कंसेप्ट इसमें लगना था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में आसानी से आ सकता है। एक्सप्लेन करना है तो सारी बातें जो जो बताई, लाइक पोल्स, ये सब लिख सकते हो। और डायग्राम जरूर बनाया करो, क्योंकि डायग्राम से पहली बात हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जो कंसेप्ट हमने समझा है रटने की जरूरत नहीं है सिर्फ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास कुछ नोट्स है वगैरह। एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन होता है और तुम्हें उसका जो दिमाग में तुम्हारे सेव्ड है, रट के जाओगे, आपस में डेफिनेशन मिक्स कर दोगे। सिंपल समझ के जाओ, खुद अपनी लैंग्वेज में लिख देना जो जो तुमने समझी है बात की। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, और ये जो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन, क्वेश्चन पढ़ लो। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, अप्लायंस दे रखा है और वो ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, उसकी पावर दे रखी है हमें। पावर है 2 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट होगी। 2 किलोवाट का मतलब, ठीक, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन। देखो पावर कितनी है, 2 किलोवाट। तो इस बात को समझ सकते हो, जितने भी हीटिंग यूज करने वाले हमारे पास अप्लायंस होते हैं जो हीटिंग प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन या फिर हीटर वगैरह, इनकी पावर ज़्यादा होती है क्योंकि इनको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखो पावर 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट पावर दे रखी है। एंड डोमेस्टिक सर्किट यानी कि वोल्टेज क्या दे रखा है, 220 वोल्ट। दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर। ठीक, तो इसके पास करंट रेटिंग क्या है, 5 एम्पेयर। ठीक, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो हम समझते हैं कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V × I। ठीक, तो करंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2000/220 आता है। ठीक, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा 67489 के आसपास आएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, मान लो 8 एम्पेयर आया। अब ये ज़्यादा है 5 एम्पेयर से। ठीक, अब इसकी करंट की डिमांड ज़्यादा है,
ये बात समझ में आती है कि ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, पावर जो है वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या, पावर हमारे पास 2000 वाट, हमें अगर करंट निकालना है तो हम वोल्टेज को डिवाइड में भेज देते हैं, तो पावर हमारे पास 2000 वाट और ये 220 वोल्टेज हमें दे रखा है। अब इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करी तो करीब 8 एम्पेयर के पास आ रही है और हमारे पास करंट रेटिंग क्या है 5 एम्पेयर, यानी कि इसके पास जो डिमांड चाहिए इसको 8 एम्पेयर का करंट आ रहा होगा है ना, और 5 एम्पेयर का रेटिंग है, तो इसके पास क्या होगी अब ओवरलोडिंग है ना, क्योंकि इसको ये जो डिमांड करता है इसको चाहिए 8 एम्पेयर और जबकि करंट रेटिंग है 5 एम्पेयर की हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट में आ रहा है, यानी कि ये करंट ज़्यादा लेगा। अब ओवरलोडिंग का जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सबसे लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, कि डोमेस्टिक सर्किट में या ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट था कि अगर बहुत सारे पावर वाले हमने ऑन कर दिए एक साथ तो वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेंगे, तो इससे करंट कंज्यूम करने से जो हीटिंग होगी, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो इससे क्या होगा ओवरलोडिंग, क्योंकि करंट रेटिंग 5 एम्पेयर है और इसको चाहिए 8 एम्पेयर। तो ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए अगर ओवरलोडिंग क्लियर होती। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सेप्ट, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ओवरलोडिंग होगी, हीटिंग होने के साथ साथ फायर लगने का खतरा हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer। ठीक, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो क्वेश्चन में बोला है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉइल है। अब कॉइल ऐसी भी हो सकती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर तो सोलेनॉइड में भी था है ना, तो तुम्हें ये आपस में रिलेट करना आ जाना चाहिए क्योंकि ये सोलेनॉइड में भी चीज यूज होती है। ठीक, इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर आ गया। गैल्वेनोमीटर की बात पता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, पहला पॉइंट है पुश्ड इनटू द कॉइल, क्या होगा ये बताना। देखो ये तुम्हारे पास दे रखी है चीज, बार मैग्नेट है तुम्हारे पास, ठीक, अब इसको तुमने इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक, तो मतलब ऐसे पहले यहाँ पे होगी है ना, ये डैशेस बता रहा हूँ कि मतलब जहाँ जहाँ वो आ रही होगी, यहाँ पे थी तुमने पुश कर दिया। अब तुम जो कंसेप्ट समझते हो वो समझो है ना, कि जब मैंने इसको पास ला रहा हूँ, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बार मैग्नेट का समझूं तो कुछ ऐसा था, सही बात है, पैरेलल लाइंस यहाँ बीच में होंगी और यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी है ना, कि पोल्स पे डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर पोल्स पे डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है कम है। ठीक, अब जब मैंने पुश कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूँ मेरी बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक फील्ड क्या है पास आ रहा है इस कॉइल के, मान लो कॉइल ऐसे है ना, तो ये कॉइल के जैसे जैसे पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है चेंज आ रहा है, इस कंसेप्ट से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है और हमारे पास जो कॉइल है वो एज इट इज है, बस बार मैग्नेट आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और मोशन तुम्हें दिख रहा है कि मोशन ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था, इंडक्शन वाला कंसेप्ट, वो लगता हुआ तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस होना चाहिए है ना, और जब करंट इंड्यूस होता है मान लो कम हो जाए ज़्यादा हो, अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा गैल्वेनोमीटर में, मान लो 0 था और राइट साइड में आ गया डिफ्लेक्शन। ठीक, यानी कि क्या होगा, पुश इनटू द कॉइल, करंट विल बी इंड्यूस्ड है ना, एंड पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर विल शो सम करंट रेटिंग। ठीक है, जो भी करंट इंड्यूस होगा वो उसको दिखाएगा। अब वो चीज़ डिपेंड करेगी कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट दे रखी है उसकी वैल्यू क्या है। तो तुम्हें क्या बात समझ में आई
कि जब यहाँ पर पुश करेंगे तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। ठीक, अब उल्टा हो गया कि अब जो पोजीशन है वो अब इसके अंदर रखी थी मैग्नेट, ठीक, नॉर्थ साउथ, अब उसको हमने बाहर निकाला है, तो डैशेस पोजीशन मान लेते कि यहाँ पे आ गई। ठीक, तो सेकंड पॉइंट था विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, है ना। तो यहाँ पर अब मैंने मैग्नेट को बाहर निकाल लिया। अब जब मैग्नेट को हम बाहर निकालेंगे तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। भाई क्यों भाई, क्योंकि देखो सिंपल समझो, जब मैं पास रहा था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, अब मैं जब बाहर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो दोबारा से करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि तुमने इंडक्शन में पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कंडक्टर के लिए तो करंट इंड्यूस होता है। दोबारा से तुम्हें फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल, वैसे डायरेक्शन तो नहीं पूछी, लेकिन तुम इस बात को समझ सकते हो कि अब जो करंट इंड्यूस होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब करंट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, अब पास होगा, ये डायरेक्शन नहीं हुई, अब यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक, तो डायरेक्शन करंट उल्टी होगी, तो मान लो यहाँ पे राइट में था, जब पुश करा तो अब डिफ्लेक्शन जीरो से किस पे आएगा, लेफ्ट में। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये चीज तुम लिख सकते हो, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, है ना, कॉइल या सर्किट में करंट इंड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा, या फिर जो इसमें हुआ था उसके जस्ट अपोजिट होगा, कोई करंट की वैल्यू आएगी। ठीक, ये बात समझ में आएगी। अच्छा, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में करंट की रीडिंग आएगी, है ना। तो ये हो गया हमारे सेकंड का। थर्ड, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। ठीक, तो अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, अब जो मेरी मैग्नेट है वो एज इट इज कॉइल में रखी है। ठीक, तो अब तुम इस बात को समझो कि अगर मेरी मैग्नेट एज इट इज कॉइल में रखी है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या चेंज हो रहा है, सबसे पहली कंडीशन यही आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मोशन हो रहा है, मोशन होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, उससे करंट इंड्यूस होता है ना, क्योंकि जब करंट चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और जस्ट उल्टा फैराडे ने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो करंट इंड्यूस होगा। अब गजब की बात क्या कि यहाँ पर ये हेल्ड स्टेशनरी, यानी कि एज इट इज रुकी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है पर चेंज नहीं आ रहा। अब जब चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, आई होगा जीरो, तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक, तो देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में नो करंट इंड्यूस्ड, ठीक, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हेल्ड स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज जैसे ये है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, ना वो इंक्रीज कर रही है ना वो कम हो रही है, तो जो मेरा करंट होगा वो जीरो का जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। ठीक, तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है, वो दोबारा से ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या समझा था कि जब मेरा न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट विद लाइव वायर। ठीक, तो न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आ जाता है लाइव वायर के तो वो शॉर्ट सर्किटिंग होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा जीरो हो जाता है। तुम्हें बस शॉर्ट सर्किटिंग में क्या याद रखनी है बात कि न्यूट्रल वायर लाइव वायर के कांटेक्ट में आता है। कैसे आ सकता है, पहली बात अगर इंसुलेशन खराब हो, दूसरी बात अगर अप्लायंसेस में जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अप्लायंसेस में दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि अगर अप्लायंस में करंट फ्लो करता है तो वो आपस में अगर उसकी बॉडी में करंट आ जाता है तो वो दोनों कांटेक्ट में आ सकते हैं। या फिर अप्लायंस में कोई डिफेक्ट पार्ट है
तो वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होगा। अब तुम्हें पता है कि V = IR में अगर रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो तो मेरे जो करंट है वो बढ़ जाएगा बहुत सारा, I वेरी एक्सेसिव। ठीक, तो अगर करंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो करंट, ध्यान में रखो ये बात, अगर करंट बढ़ता है सर्किट में तो उतनी ही ज़्यादा हीट बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि रेजिस्टेंस कम तो करंट और तेजी से जाएगा। ठीक, तो करंट क्या हो जाएगा, वेरी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। बहुत ज़्यादा फ्लो करने से हीट भी एक्सेसिव हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाए। आगे और कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भाई सब जीरो होगा, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज तो 220 वोल्ट कांस्टेंट रहता है। अब वोल्टेज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस जीरो, या रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म सा हो जाता है तो करंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इससे हीट एक्सेसिव होगी, तो वही एक्सीडेंटल डैमेज या फायर का खतरा हो सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ टाइप। ठीक है, MCQ है, NCERT एग्जाम्पलर का है। तुम्हें ये बुक के बारे में नहीं पता होगा, बहुत अच्छी बुक है ये एग्जाम्पलर। ठीक, जैसे NCERT है उसके बाद एक एग्जाम्पलर बुक होती है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी एग्जाम्पल होते हैं। और कई बार जो क्वेश्चंस है वो इस NCERT एग्जाम्पलर से भी आते हैं। बच्चों के बीच में इतनी फेमस नहीं होती बुक क्योंकि वो दूसरी रिफ्रेशर ये सब ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर को तुम NCERT की रिफ्रेशर भी कह सकते हो और उससे आगे की हाई स्टैंडर्ड की बुक भी समझ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। ठीक, तो सबसे बेस्ट मेथड जो सेफ्टी मेजर्स, एक अर्थिंग था, तुमने समझा अर्थ वायर लगा दो, सेकंड था तुमने फ्यूज समझा, तो उनमें से कौन सा बेस्ट होगा, है ना। पहला क्या है, अर्थिंग है, तो अर्थिंग में तुमने समझा, तो अर्थिंग तो सीधा करंट उसको नीचे पहुंचा देगा, लेकिन क्या है ना, तो अर्थिंग क्या करेगा, करंट को बिल्कुल नीचे पहुंचा देगा, है ना, कि करंट को सीधा अर्थ में पहुंचा देगा। लेकिन अर्थिंग में तुमने ये बात समझ ली, ओके। तो सेकंड वाला यूज ऑफ फ्यूज। अब शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग दो कंसेप्ट है, करंट बढ़ता है दोनों में, ओवरलोडिंग में करंट ज़्यादा मेरे अप्लायंसेस लेते हैं और यहाँ पर भी करंट बढ़ता है, तो अर्थिंग तो काम आने से रही, क्योंकि अर्थिंग सीधा अर्थ में करंट भेज देगी, तो इससे हमारा लॉस हो रहा है। और साथ में ये भी खतरा है, क्योंकि देखो अगर अप्लायंसेस से अप्लायंस में आई की वैल्यू बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, तो वो अर्थ में जाएगा तो वो और ज़्यादा करंट बढ़ सकता है। तो अर्थिंग इस केस में काम नहीं आएगी जब शॉर्ट सर्किटिंग हो या ओवरलोडिंग हो, या फिर इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि अप्लायंस में ही जब आई करंट ज़्यादा होगा तो यहीं पर आग लग जाएगी, तो करंट तुम अर्थ में भेज के क्या करोगे, तो बेनिफिटिंग नहीं है। थर्ड चीज़ है स्टेबलाइजर्स। ठीक, अब ये स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, ये जो वोल्टेज में डिफ्लेक्शन या इन्फ्लेक्चुएशन होता रहता है बीच बीच में, उसको स्टेबलाइज करते हैं ताकि हमारे अप्लायंसेस को प्रॉब्लम ना हो। ये भी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि ये वोल्टेज से रिलेटेड है, करंट की बात नहीं करेगा ये, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किटिंग लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गए तो पूरा सर्किट में करंट तेज़ी से फ्लो करता है, हीटिंग होती है, करंट तेज़ी से फ्लो करेगा, हीटिंग होगी, ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है ना। और डी पार्ट है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो ये तो एकदम बकवास पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक मीटर तो बस ये बताएगा कि कितना उसमें पावर कंजप्शन हो रहा है। तो जो सेकंड पॉइंट है यूज़ ऑफ फ्यूज, इसको हमने क्या समझा था कि ये एक एलॉय होता है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। किसका, टिन एंड लेड। ठीक, ये 25% होता है, ये 75% होता है। ठीक, अब अगर तुम एग्जाम्पलर पढ़ते तो इसकी वैल्यूज भी पता होती। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है टिन और लेड होता है, लेकिन तुम्हें एग्जाम्पलर में ये चीज़ भी दे रखी है। ठीक, तो एलॉय होता है टिन और लेड का, है ना। तो इसमें क्या क्वालिटी थी कि ये हमारे सर्किट में कनेक्टेड होता है इन सीरीज। ठीक, तो जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ती है, अब ये सर्किट में यहाँ पे लगा हुआ पहले से ही, ठीक, यहाँ पे अटैच्ड है,
तो करंट की वैल्यू यहाँ पर आई बढ़ेगा तो हीटिंग होगी। ये बात हमने समझी कि करंट बढ़ता है, हीटिंग होती है। ठीक, तो हीट होने से अब क्योंकि ये क्या है, एक एलॉय है ना, तो एलॉय क्या होगा, एलॉय है तो मेटल से बना है, तो ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ठीक, अब इसका जो टेम्परेचर है वो हम इतना रखते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, कि इतना रखो कि अगर मान लो हीट होता है, हमारा वायर हीट हो जाए, तो अप्लायंसेस के फायर लगने से पहले या फिर घर में आग लगने से पहले ही ये मेल्ट कर जाए, सर्किट ब्रेक कर दे, और ये खुद मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट क्या ब्रेक हो जाएगा। अब करंट हवा में तो फ्लो नहीं करेगा, अब जब ये चीज़ मेल्ट होगी ऐसे ही फैल गई इधर उधर, मेटल था मेल्ट कर गया, तो हमारा सर्किट हो गया ब्रेक। तो यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, करंट पास नहीं होगा, तो अर्थिंग काम नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो कम्स बेस्ट ऑप्शन क्या है, फ्यूज। तो फ्यूज ध्यान में रखना, फ्यूज बेस्ट ऑप्शन होता है सेफ्टी मेजर का। ठीक, डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के देखे। अब जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहली बात तो ये होती है ज़्यादातर एनसीईआरटी के ही होते हैं, या फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस का वैल्यू चेंज कर दी और क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी सीबीएसई ने चूज़ करा है तो बेस्ट बुक है, उसमें जो भी कंसेप्ट है अगर तुम्हारे दिमाग में है पूरे स्कोर करोगे। लेकिन प्रैक्टिस की बात आती है तो तुम दूसरी बुक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे तुम्हें आ रहा है तुम्हारे पास, सीबीएसई 2016 लिखा है इस पे, है ना, और इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल क्वेश्चन, तुमने देखते ही बोला होगा ये तो बहुत ही आसान है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना है, किससे, बार मैग्नेट से, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम आ रहा है गिवन रीजन में। ठीक, तो तुम्हें पता है कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो तुमने इसका बर्गर शेप का डायग्राम पढ़ा है। ठीक, तो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में जाती है, और इसके अंदर कैसी लाइंस होती है, और क्लोज लूप होता है। ठीक, तो इसको ऐसे बनाना है तुम्हें, क्लोज लूप हो, नॉर्थ से निकलिए, देखो मेरे एरो की सिंबल्स देखो। ठीक, ऐसी यहाँ पे होगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, अंदर भी क्या होती है, पैरेलल, और यहाँ पे कुछ निकल रही होती है। ठीक, तो ये हो गया डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। ठीक, यानी कि एक डायग्राम बताना है, या कैसे तुमने ऑब्जर्वेशन जो समझी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन समझी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्रैक्ट करता है ना। तो ये करंट कैरिंग वायर था, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने करा, इसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उन्होंने क्या करा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब लेक्चर के जब इस चैप्टर को स्टार्ट करा था तो हमने यही चीज़ समझी थी कि ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, उसमें एक जो नीडल होती है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक, है ना, ये मैग्नेट से मटेरियल बना है। तो जब करंट पास होता है तो उसके टुवर्ड्स में डायरेक्शन हो जाती है, भले ही इसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी। अब जब हम जैसे जैसे इसको पास लाए तो इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ हो गई, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ, है ना। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की साइड हो गई है, तो ये हमने ऑब्जर्व करा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अट्रैक्ट करने को, वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब राउंड शेप जो है सर्कल्स बने होंगे इसके अराउंड।
ठीक, तो ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर। ठीक, तो जब लेक्चर में हमने स्टार्ट करा, सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने रूल देखे थे। ठीक, 3 रूल थे, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल में हमने क्या बात देखी थी कि इंड्यूस्ड करंट होता है जब मोशन होता है ना। याद करें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ये मेरा क्या है, मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मिडिल फिंगर है हमेशा करंट को शो करती है, तो ये मिडिल फिंगर किसको जो शो करती है, इंड्यूस करंट को, है ना। तो आज के बाद कभी कभी भी तुम्हें अगर या तो देखा हो इंड्यूस करंट वर्ड दिखा हो, ठीक, इंड्यूस वर्ड आ गया, इंडक्शन तुमने करा, इंड्यूस करा, ठीक, तो इंड्यूस करंट में तुम हमेशा यूज करोगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बोला है नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो सीधा तुम लिख के आओगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ नेम द रूल जो कि हमें फोर्स बताए, फोर्स, नेम द रूल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, तो इससे उसको रिपल्शन फील होती है। ठीक, और तब कब होगी, जब वो परपेंडिकुलर हो, पैरेलल होगा तो फोर्स फील नहीं करेगा। ठीक, तो तुमने देखा कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और मिडल फिंगर करंट की है, तो मेरा थंब रिप्रेजेंट करता था फोर्स को। तो कहीं भी अगर तुम्हारे पास अगर आ जाता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय आ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, तो तुम्हें लिखना है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। और जो लास्ट था रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ये किस लिए था, ये बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तुमसे बोला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा, तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। अगर बोला इंड्यूस करंट तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर बोला फोर्स तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आज के बाद ये रूल तीनों ध्यान में रखना, कौन क्या बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है फ्लेमिंग्स का, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट बताता है और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है, हाउ इज इंड्यूस्ड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। तो तुम्हें अगर याद आ रहा हो ये कंसेप्ट, वेज टू इंड्यूस करंट। ठीक, तो तुमने क्या क्या बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कॉइल है, ठीक, और यहाँ पर मान लो गैल्वेनोमीटर है या फिर बैटरी है ना, मान लो बैटरी होगी तो करंट तो उसी से आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर है। तो तुमने क्या समझा था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पास लाऊं तो तुम्हारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसमें होगा करंट इंड्यूस और बाद में करंट फ्लो करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ये तो थी पहली बात। एक और बात हमने समझी थी, अगर याद हो, कि अगर हमें इंड्यूस कराना है करंट तो हम एक प्राइमरी कॉइल लेते थे और एक लेते थे सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो इनके बीच में कनेक्शन ऐसा होता था, कनेक्टेड नहीं है कॉइल्स। तो हमने क्या बात ऑब्जर्व करी थी
कि जब प्राइमरी कॉइल से करंट निकलता है एकदम से ही सारा करंट नहीं निकलता, वो एक वैल्यू से धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा, अब करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन का होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। यानी कि तुम्हें क्या बात समझ में आई, जब मैंने स्विच ऑन करा शुरू में ये ऑफ पे था, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होने वाला। अब मैंने स्विच ऑन करा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, क्योंकि जैसे जैसे मेरी मैग्नेट पास आ रही थी उसमें जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बढ़ रही थी, क्योंकि दूर होने पर वो कुछ और थी और जैसी पास आया तो और ज़्यादा लाइंस इस कॉइल से पास होंगी, दूर होने पर नहीं होंगी, क्योंकि इनकी कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ होती है। तो वही चीज़ सेम, जब करंट सब में फ्लो कर जाएगा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट हो रहा होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में तो चेंज आया, बिल्कुल आया, भले ही थोड़ी देर के लिए आया क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर अब होगा करंट इंड्यूस। तो करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करा गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या समझा, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ये पूछा गया था CBSE 2009 में। ठीक, बहुत पुराना सवाल।